हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर अड्डा में। दोस्तों, जहां पर हम बात करते हैं जीएस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होती हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और साथ ही साथ आपको और भी इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की ओर आपको लिंक मिल जाएंगी, जहाँ से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक्सपेक्ट कोटा बिल की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे एक्सपेक्ट कोटा बिल की। साथ में हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ने को कहा गया है, जैसा कि आप अभी न्यूज में देख रहे होंगे। और साथ में हम बात करेंगे कुवैत पर इराक के इन्वेजन की। सब कुछ मेरे साथ, यानी कि कुमार के साथ। चलिए तो जल्दी से हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा इस पूरे वीडियो का यही रहेगा कि क्यों 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ने की जरूरत पड़ी है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी कुवैत के बारे में। तो कुवैत के बारे में अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो ये है कुवैत का नेशनल फ्लैग, जिसके अंदर आप देख सकते हैं भाई टोटल इसके अंदर में 4 कलर है। कौन कौन से? ग्रीन, व्हाइट, रेड और ब्लैक, यानी कि टोटल कितने कलर्स हैं? यहाँ पे 4 कलर्स हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि कुवैत की कैपिटल की। तो भाई कुवैत की कैपिटल क्या है? तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। कुवैत की कैपिटल कहाँ पे है? कुवैत सिटी में है। ठीक है, नाम कुवैत, कुवैत से कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट बात कर लें करेंसी की। तो कुवैत की करेंसी को हम कहते हैं कुवैती दिनार। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ क्या चलता है, तो यहाँ दिनार चलता है, जिसे हम कुवैती दिनार कहते हैं। और इस कुवैती दिनार का नोटेशन क्या है? तो इसे हम KWD से नोटिफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि कुवैती दिनार दुनिया की ये जो है हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी है। ठीक है, एक ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे अधिक कीमत, यानी कि सबसे अधिक जो महंगी करेंसीज हैं, इसमें इसका नंबर सबसे ऊपर है। अगर आप बात कर लें इंडिया की, इंडिया के अंदर हम रुपीज जो है, इंडिया का सर्कुलेट होता है, जिसे हम INR कहते हैं। ठीक है, अमेरिका की बात कर ले तो भाई डॉलर है करेंसी, जिसे हम USD कहते हैं। उसी प्रकार से कुवैत का क्या है? कुवैती दिनार KWD। अब देखिए INR और USD के रिलेशन की बात कर ली तो तकरीबन 80 रुपए चलता है ये, यानी कि एक USD की वैल्यू 80 INR होती है। ठीक है, कहते हैं कि भाई अमेरिका बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत महंगी है वहाँ पे हमारी, वहाँ का रुपया हमारे यहाँ बहुत महंगा है। अब KWD की कीमत कितनी होती है? तो इसकी अगर हम अभी की वर्तमान कीमत बात कर ले, तो अगर आप इंडिया में एक कुवैती दिनार लेके आते हैं तो भारत में इसके बदले में आपको 243 रुपए पे किए जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये डॉलर से भी 3 गुना महंगी है कुवैती दिनार। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार। इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर में गवर्नेंस की। तो देखिए कुवैत एक गल्फ कंट्री है। ठीक है, ये क्या है भाई? तो ये खाड़ी देश है, ये गल्फ का कंट्री है। ठीक है, और जो भी खाड़ी देश होते हैं तो वहां आप सुनते हैं कि वहां पे शेख होते हैं। ठीक है, जो आप देखते हैं कि इंडिया में वहां के राजा को एक तरीके से हम शेख कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें ही हम आमिर कहते हैं। ठीक है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, शेख होते हैं और शेख जो है इसको रूल कर रहे होते हैं। तो कुवैत के हम अगर प्रेजेंट शेख की बात करने की, कौन कुवैत के शेख हैं, तो इनका नाम है सबा अल अहमद अल जबर अल सबा। यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये 2006 में कुवैत के अमीर बने हुए थे। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पे PM की। तो कुवैत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल ऐसा आप समझ लीजिए कि आमिर जो है वो प्रेसिडेंट के जैसे हैं इंडिया में। ठीक है, और फिर क्या होता है भाई, रूल करते हैं। तो यहाँ तो प्रेसिडेंट के पास पावर कम है, लेकिन यहाँ पे इनके पास पावर ज्यादा है हमारे प्रेसिडेंट से। और ये PM को बोलेंगे काम करने को तो PM उस तरीके से काम करेंगे। PM की बात कर ले तो यहाँ के PM है शेख सबा अल खालिद अल सबा। इनका एक्सपेक्ट कोटा बिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। साथ में हम बात कर ले यहाँ के नेशनल असेंबली स्पीकर की। अब देखिए नेशनल असेंबली क्या है? तो बिल्कुल कुवैत के पार्लियामेंट को, कुवैत की संसद को हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो भाई लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी है। उसी तरीके से यहाँ पे कुवैत के नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन है? मरजूक अल गनीम है। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ज्योग्राफी की, और क्या होता है इराक और कुवैत के बीच में। अब ये है आपको मैप, ये गल्फ कंट्रीज का मैप आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये कुवैत दिखाई दे रहा है,
ये जो रेड बाउंड्री से मैंने मार्क किया, तो ये कुवैत है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो रेड बाउंड्री के इधर का, ये इधर का एरिया हो गया, ठीक है, और ये इधर का एरिया हो गया, ये है इराक, ठीक है। इराक की कैपिटल बगदाद। अब देखिए क्या होता है, 1990 में इराक में होते हैं सद्दाम हुसैन, ठीक है, यहाँ के डिक्टेटर या कह लीजिए प्रेसिडेंट। अब क्या होता है कि इराक को ये लगता है कि कुवैत उसके जो तेल के कुएं हैं उनसे चोरी छुपे जो है वो ऑयल वेल से चोरी चोरी वो क्या कर रहा है कि तेल निकाल रहा है, ऐसा इराक का कहना था। और उसने इसी चीज का बदला लेने के लिए इस चीज को कुवैत के ऊपर में अटैक कर दिया। अटैक कब किया, तो भाई 2 अगस्त के रात में, ठीक है, 2 अगस्त 1990 के रात में 2 बजे कुवैत पे इराक की आर्मी ने अटैक किया और सबसे पहले यहाँ की एयरफोर्स कमांड को अपने कब्जे में लिया, ठीक है। और फिर 2 अगस्त से लेके 4 अगस्त तक पूरे कुवैत को इराक ने अपने में एनेक्स कर लिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो नई बाउंड्री बनाई वो ये थी कि अब इन्होंने इस पूरे को इराक कहना शुरू कर दिया। और सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का 19वां राज्य, ठीक है, 19th प्रोविंस, 19वां प्रांत डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारे कुवैत का, ये कुवैत जो है हमारा 19वां प्रांत हो गया है। और वहां पे अपने मन का जो है वो पीएम वहां पे उन्होंने बना दिया, ठीक है, आमिर को भी हटा दिया गया। तो पूरे कुवैत पे इराक का कब्जा हो चुका था। अब हुआ ये 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। देखिए इंडिया उस समय कुवैत के अंदर में इंडियंस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस को प्रॉब्लम फेस हुई भाई, किसी दूसरे देश का कब्जा हो गया, सब कुछ वहां पे फ्रीडम खत्म हो चुका है। तब इंडियन गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने इराक से बात करी और बोला कि भाई मेरे यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इराक ने आश्वासन दिया कि किसी भी इंडियन को कुछ नहीं होगा और इराक इंडियंस को वहां से निकालने की परमिशन उसने दे दी कि आप हमारे यहाँ से आके जितने भी कुवैती इंडियंस हैं उनको आप यहाँ के कुवैत से होके इंडिया ले जा सकते हैं। अब इसके लिए एयर इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरलिफ्ट मिशन चालू किया था, ठीक है। इसको आज भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है, सबसे बड़ा ये एयरलिफ्ट मिशन था, ठीक है। और इसके ऊपर मूवी, एयरलिफ्ट मूवी जो अक्षय कुमार की है वो भी बनी हुई है, अगर आपने देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है आप जाके देखिएगा एयरलिफ्ट मूवी, उसमें इसी की कहानी बताई गई है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन था जिसको एयर इंडिया ने किया। दोस्तों इस मिशन को ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑपरेशन से कहा गया, बस ये एयरलिफ्ट किया गया। तो ये तो कहानी है इराक पे कुवैत के आक्रमण की। अब क्या होता है, अब लगभग इराक के ऊपर कुवैत के ऊपर इराक का कब्जा हो चुका होता है, यूएन के अंदर मुद्दा जा चुका होता है। यूएन जो है लगातार ये कहता है इराक को कि जो कुछ भी है गलत है, लेकिन इराक को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अमेरिका का सपोर्ट मिल चुका था इसके अंदर में, कि अमेरिका ने कभी अपोज नहीं किया, उसने अपोज पब्लिकली किया, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, विकिलीक्स ने ऐसा खुलासा किया था कि इन लोगों ने इराक को सपोर्ट किया था इस चीज के लिए। खैर जो हुआ वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब क्या होता है कि 7 महीने बाद, यानी कि अगस्त में अटैक हुआ है और 7 महीने बाद लगभग फरवरी के टाइम में यूएन आर्मी जो यूएसए की लीडरशिप में यहाँ आती है और कुवैत को फिर इराक से कम्प्लीटली फ्री करा दे 7 महीने के बाद, ये फिर से फ्री होके एक कंट्री बन जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा इराक का, इराक और कुवैत के बीच में जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, कुवैत का किस तरीके से कब्जा हुआ, ये उसकी चर्चा रही। थोड़ी सी और हम लोग अब कुवैत की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे इसकी हम लोग बात कर ले, कुवैत की हम लोग थोड़ी सी मैप की बात कर ले, तो आपको यहाँ पे कुवैत का सैटेलाइट मैप दिख रहा है कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि सैटेलाइट मैप के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है कुवैत को, जिसके अंदर में आप क्लियर देख सकते हैं कि जो नीला पार्ट है वो पर्सियन गल्फ का पार्ट है। ये जो नीला पार्ट है ये पर्सियन गल्फ का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, या अरेबियन गल्फ इसे कहते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है ये रेड बाउंड्री, तो यही है कुवैत, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं गल्फ कंट्रीज की। देखो ये हैं सारे के सारे गल्फ कंट्रीज या मिडल ईस्ट नेशन कहते हैं। कौन कौन है इसमें, ईरान है, इराक है, सीरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेबनान है, फलस्तीन और इराक है यहाँ पे जॉर्डन है, सबसे बड़ा सऊदी अरबिया यहाँ पे है, ये यमन, ये ओमान, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये है कतर,
और ये है बहरीन और ये है कुवैत। ठीक है, तो ये सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सपैट पोर्टेबल की जल्दी से। देखिए कुवैत जो कतर है, सॉरी यहाँ पे आपको, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप कतर नहीं, इसको आप कुवैत, ये कुवैत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुवैत है, तो कुवैत की नेशनल असेंबली की जो लीगल और लेजिस्लेटिव कमेटी है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कमेटीज होती हैं, ठीक उसी तरीके से कुवैत की पार्लियामेंट की लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमेटी ने एक्सपैक्ट कोटा बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो मान लिया है कि भाई ये जो है वो संवैधानिक है, ये संविधान के अधीन क्यों हुआ, ये क्या जरूरत पड़ी है इसकी। देखिए जो एक्सपैक्ट कोटा बिल है इसके अंदर हुआ क्या है, तो जब कोरोना फैला भाई पूरी दुनिया में, आपके कुवैत में भी फैला। अब जब कुवैत में ये कोरोना फैला, तब यहाँ पे क्या होता है कि एक रिसर्च सामने आती है, एक रिसर्च पब्लिश होती है, और फिर वो रिसर्च क्या करती है, तो उस रिसर्च के थ्रू ये देखा जाता है कि वहां पे जो डेटा मिले, वो डेटा कहती है कि इस यहाँ पे अभी जो कुवैत है, कुवैत के अंदर में जो सबसे अधिक यहाँ पे केसेस हुए हैं, कोरोना के जो केसेस हुए हैं, उसमें मैक्सिमम 60%, मोर देन 60% केसेस जो हैं वो आपके यहाँ पे जो बाहर के लोग रह रहे थे, जो एक्सपैक्ट कम्युनिटी थी, उसके जो लोग थे, उन लोगों की वजह से यहाँ पे ये चीज फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कुवैत की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि कुवैत की आर्मी को जो है वो प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे कि भाई इन लोगों को, एक तो जैसे आप इंडिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इंडिया में आप देखते हैं कि यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकाल देती है, ये कह के कि ये मेरे यहाँ के लोग नहीं है, जबकि उनकी नेशनलिटी सेम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो कुवैत की बात करो तो भाई एक बिल्कुल अलग कंट्री है। अब वहां पे अगर कोई इंडियन कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो इसका बर्डन भी कहा जाता है कुवैत की गवर्नमेंट के ऊपर जाता है, और क्योंकि भाई उनको अपने देश में इस चीज को फैलने से रोकना है, तो फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे यहाँ से ज्यादा कोरोना के जो केसेज है वो बाहर के लोगों में पाए जा रहे हैं। तो फिर ये देखा गया कि कुवैत के अंदर में जो 100% पॉपुलेशन है, उसकी 70% पॉपुलेशन बाहर के एक्सपेक्ट की है, यानी कि बाहर के प्रवासी जो लोग हैं उनकी है, जबकि सिर्फ 30% ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि ओरिजिनल कुवैती, जो कि वहाँ के मूल निवासी कुवैती थे, उनकी थी। तो इन्हीं सब कारणों से वहां पे बोला गया कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर हमारे कंट्री के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसका एक सिंपल उपाय क्या दिखता है कि प्रवासी जो वहां पे एक्सपैक्ट कम्युनिटी रह रही है उसके पॉपुलेशन को कम करो। तो उसी को कम करने के लिए बिल लाया गया, और इस बिल के थ्रू यहाँ पे अब उस पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस बिल के अंदर बोला क्या गया है, तो इस बिल के अंदर इंडियंस के लिए कहा गया है, सिर्फ इंडिया के लिए बात नहीं की गई है, ये बात की गई है एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए कहा गया है कि टोटल कुवैती पॉपुलेशन से 15% से अधिक वहां की पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। मोर देन 50% कुवैती पॉपुलेशन से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन एक्सीड नहीं करेगी। इस चीज को अब आगे से कंट्रोल करके गवर्नमेंट और इस चीज को देखेगी। ठीक है, और ये एक लेजिस्लेटिव है, तो भाई ये एक कानून बनने जा रहा है, एक लेजिस्लेशन ये बनने जा रहा है। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पे थोड़े से हम लोग कुवैत के अंदर में अभी इंडियंस की करंट सिनेरियो क्या है। अब देखो यहाँ पे कुवैत की पॉपुलेशन अभी के टाइम में है 4.3 मिलियन, मतलब कि 43 लाख, बहुत ही कम पॉपुलेशन। लेकिन 43 लाख पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस 43 लाख में मात्र 13 लाख पॉपुलेशन ही कुवैतीज की पॉपुलेशन है। अब आप सोच सकते हैं कि 43 लाख में 13 लाख लोग घर के हैं और 30 लाख लोग बाहर के हैं, और यही लोग प्रॉब्लम क्रिएट इनकी वजह से कुवैत की गवर्नमेंट को हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम एक्सपैक्ट पॉपुलेशन यानी कि प्रवासियों के जो आबादी की बात करते हैं, तो इंडियन पॉपुलेशन यहाँ की सबसे बड़ी एक्सपैक्ट पॉपुलेशन है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे अगर इंडियंस की हम बात कर लें कि इंडियंस कितने नंबर में कहाँ कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि तकरीबन 28,000 ऐसे इंडियंस हैं जो कि कुवैती गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी वहाँ की सरकारी नौकरियों में हैं। और ये लोग कहाँ काम करते हैं, तो ये लोग नर्स हैं, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट हैं, ये मैनेजर हैं, ये डॉक्टर हैं। तो इन सब जगहों पे मिलके ये लोग 28,000 इंडियंस ऑफिशियली कुवैती गवर्नमेंट के साथ में काम कर रही है। इसके अलावा लगभग 5.25 लाख 5.23 लैक्स वहाँ के प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ की जो ऑयल कंपनीज हैं उसके अंदर में लगभग 5.25 लाख इंडियन काम करते हैं, और उन 5.25 लाख के ऊपर में 1.6 लाख पॉपुलेशन डिपेंडेंट है जो कि वहाँ पे अभी रह रही है उस जगह पे।
इसके अगर हम बात कर लें कि वहाँ के स्कूल्स की, तो कुवैत के अंदर में 23 इंडियन स्कूल्स हैं जिसके अंदर 60,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 43 लाख पॉपुलेशन वाले देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर किसी देश की है, तो फिर भाई सबसे बड़ी कम्युनिटी तो बननी ही बननी है, और यही हुआ है इंडियन कम्युनिटी के साथ वहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए भाई, भारत सरकार कहती है कि 2018 में भारत को कुवैत से लगभग 4.8 अरब डॉलर रिमिटेंस मिले हैं। ये कोई ट्रेड नहीं है, रेमिटेंस है। मतलब कि वहां से जो भी पैसे यहाँ के लोग भेज रहे हैं, वो ये चीज है जो लोग अपने जीवन यापन के लिए पैसे भेज रहे हैं, वो 4.8 अरब डॉलर उन्होंने अपनी फैमिलीज को दिया है। तो बहुत बड़ा ये एक शेयर है जो कि इंडिया को कुवैत से मिल रहा है। अब थोड़ी सी बात एक्सपेक्ट कोटाबिल की और करते हैं। देखो, इस बिल का नाम एक्सपेक्ट कोटा बिल है जो कि कुवैत में पास किया जा रहा है। जिस बिल का काम क्या है, जिस बिल का काम है वहां पे एक्सपेक्ट कम्युनिटी को डिक्रीज करना। ये डिक्रीज कैसे करेगा? तो गवर्नमेंट कह रही है कि 70% पॉपुलेशन क्या है, वो एक्सपेक्ट पॉपुलेशन है। अभी 70% पॉपुलेशन को घटा के 30% पे लाना है। और ऐसा नहीं है कि ये तुरंत कर दिया जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेज हर साल 5% से यहाँ की एक्सपेक्ट पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि अगर 2020 में यहाँ पे एक्सपेक्ट कम्युनिटी 70% है, तो 2021 में ये 65% इसको करने का टारगेट है। 22 में ये 60% होगी, और ऐसे करते करते इसको 30% पे ला देंगे। और जब 30% पे ला देंगे तो इससे ज्यादा फिर एक्सपेक्ट पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देना है। यही है एक्सपेक्ट कोटा बिल। ये किसी कंट्री के अगेंस्ट में नहीं है, ये खुद वो कंट्री खुद को बचाने के लिए, अपने लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए ये ला रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल भी इस चीज से रिलेट मत कीजिएगा कि इंडियंस के साथ कुछ गलत हुआ, कुछ नहीं हुआ है। वहां पे बस वो लोग अपने आप को, भाई हम भी तो लोकली रूप से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ठीक वही काम वो लोग भी कर रहे हैं। और एक रफ डेटा की बात कर लें तो वो क्या कहता है कि 43 लाख कुवैती पॉपुलेशन में तकरीबन 10 लाख इंडियन की पॉपुलेशन है। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितनी बड़ी आबादी रह रही थी। तो प्रॉब्लम तो होनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक होने वाला है, इसको ईयर ईयर करना है, तो थोड़ा टाइम मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने अगली वीडियो में हम लोग फिर से किसी एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।